नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में सदन में गूंज रहे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर। वैसे तो विधानसभा सत्र चलने में करोड़ रुपए खर्च होते हैं और जनता उम्मीद करती है कि रोजगार, विकास, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। लेकिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा में आवारा कुत्तों का मुद्दा गूंजा है। क्या महज एक स्थानीय समस्या है या फिर राजधानी की सड़कों पर बढ़ता डॉग बाइट का खतरा अब कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विफलता का सवाल बन चुका है। सदन में एक ओर कांग्रेस ने मासूम की मौत का मुद्दा उठाया तो दूसरी ओर बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव के बयान ने सदन में बहस को और धार दे दी है। उन्होंने कहा कि नसबंदी और खर्च से बेहतर है नस्ल ही खत्म कर दी जाए। क्या यह समाधान है या फिर संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशील बयान? आखिर जिम्मेदारी किसकी है, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग या नगरीय प्रशासन की? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजधानी में बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं? इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राजधानी भोपाल में बढ़ते डॉग बाइट के मामलों का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील ने ध्यान आकर्षण लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा और आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों के हमलों से लोग असुरक्षित हैं। उन्होंने दावा किया कि भोपाल में लगातार नसबंदी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन आवारा कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही। साल 2025 में 19,000 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज होने का मुद्दा भी सदन में रखा गया। सुनते हैं क्या कह रहे हैं आतिफ अकील। डॉग बाइट को भी बिल्कुल लगाया है मैंने और निश्चिंत ही मैं चाहता हूं कि डॉग बाइटिंग के लिए जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर वैक्सीनेशन इन्हें बढ़ाना पड़ेगा और नहीं असंतुष्ट हूं। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के बयान ने माहौल को और गर्मा दिया। उन्होंने कहा कि कुत्तों को खाना देने और नस्लबंदी पर भारी खर्च करने से बेहतर है कि उनकी नस्ल ही खत्म कर दी जाए। मेरा निजी विचार है, मैं क्योंकि पूरे देश में इसमें बहुत बहस चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय में भी, हाई कोर्ट में भी, विधानमंडलों में भी चल रही है। मेरा निजी सोच है और मेरे हाथ में तो कोई अधिकार ऐसा है नहीं, लेकिन मेरा से सोच है कि गरीब देश में हमें कुत्तों पे क्या इतना व्यय करना चाहिए, फिर हम उसके बाद उनका वो करें, टीकाकरण करें, उनकी नसबंदी करें, उसके लिए करोड़ों का प्रावधान एक शहर में हो, तो इन सब बातों में विचार करना चाहिए। आवारा कुत्तों का मुद्दा अब सड़क से उठकर सदन तक पहुंच चुका है। एक तरफ विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता बता रहा है तो दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है कि हालात नियंत्रण में है और व्यापक कार्य योजना पर काम चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नसबंदी और टीकाकरण की मौजूदा रणनीति पर्याप्त है या फिर राजधानी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और बड़े कदम उठाने होंगे। फिलहाल सदन की बहस ने साफ कर दिया है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र में कुत्तों का मुद्दा जो है वो सदन में जमकर गूंजा है। यहां तक कि लोगों ने यहां पर अभद्र टिप्पणियां भी की हैं। गोपाल भार्गव साहब ने तो यह तक कह दिया कि कुत्तों की नस्ल को ही खत्म कर दिया जाए। ऐसे बयान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही के.एस. शाइनी आहूजा जी, के.एस. शाइनी में हमारे साथ हैं स्टूडियो से। तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है व्यास जी आपसे ले लेते हैं। आज सदन में क्या कुछ स्थिति रही आपने भी देखा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कुत्तों के मामले में जो नसबंदी को लेकर दावे किए जाते हैं वो दावे जो है जमीनी स्तर पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक ये मैं कांग्रेस विधायक की बात नहीं करूंगा, आतिफ अकील साहब की, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में तलब किया था और पूरा डेटा मांगा था, उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही थी, लेकिन कार्रवाई शून्य। मैं एक इंदौर का एग्जाम्पल भी लेके आया हूं। 25 करोड़ में 2.5 लाख कुत्तों की नसबंदी, 80% नसबंदी करने का दावा, लेकिन 4500 जो है केस वो हर महीने आ रहे हैं डॉग बाइट्स के। तो अगर नसबंदी हुई है तो ये 4500 हर महीने कैसे आ रहे हैं? और जो 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं,
डॉग्स 80% डॉग की नसबंदी करने में, अगर ये नसबंदी 80% कारगर साबित होती तो मुझे लगता है कि इतने जो मामले वो इंदौर से सामने नहीं आते। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश की बात को लेकर जो है पूरा मामला आज सदन में गरमाया है। व्यास साहब, देखिए कपिल जी, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देशन था वो पूरे देश को और हर राज्य को लेकर था, और हर राज्य को ये प्रदत्त किया गया था कि वो एनीबर्थ बर्थ कंट्रोल हो, वैक्सीनाइजेशन हो, शेल्टर्स की व्यवस्था करे और संवेदनशील एरिया को हाई रिस्क जोन में डाले। हमने करा यहाँ पर उज्जैन, भोपाल, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद जबलपुर, सभी जगहों पर शेल्टर की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है और निश्चित रूप से समय समय पर वैक्सीनेशन भी हो रहा है। अब वैक्सीनेशन का सीधा संबंध डॉग बाइट से नहीं होता। डॉग बाइट के बाद अगर कोई रेबीज की अगर कोई पनपने के जो सिम्टम्स आते हैं उससे होता है कि कम से कम उन लोगों को बीमारियां ना फैले। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन के अनुसार ही राज्य शासन व्यवस्था भी कर रहा है। 26,900 टीके भी लगाए गए, 5,023 रेबीज के टीके भी लगाए गए। व्यास साहब, वही तो सवाल कर रहा हूं कि कागजी पन्नों पे आंकड़े तो आ रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत में आंकड़े कारगर साबित तो नहीं हो रहे हैं। आखिर चूक कहां रह जाती है, कहां कमी रह जाती है? सर वही जानने की कोशिश तो मैं कर रहा हूं आपसे। नहीं, इसी के लिए तो ये तय किया गया है कि माइक्रोचिप्स भी लगाए जाएंगे। जिन कुत्तों की नसबंदी करिए उनके ऊपर माइक्रोचिप्स भी लगाकर और निगरानी भी रखी जाएगी। बर्थ कंट्रोल तभी संभव होगा ना कि जब आप एक वृहद तौर पर नसबंदी की प्रक्रियाओं को वास्तविक रूप में अमली जामा पहना, और यही सरकार प्रदत्त कर रही है। डॉग बाइट्स एक बहुत बड़ा विषय है जो पूरे देश में गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी, इसलिए सरकार ने अपना पक्ष भी रखा। और उसके बाद जो हमने शेल्टर्स की व्यवस्था हो या भोजन की व्यवस्था हो या फिर उसके लिए जिस तरह से पूर्व में किए गए टीकाकरण की व्यवस्था हो, तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में कार्य किया गया। लेकिन अगर असंवेदनशील बयानों की चर्चा की जाएगी तो रेणुका चौधरी जी का बयान भी आएगा, जिसमें उन्होंने, कांग्रेस सांसद है, उन्होंने क्या कहा था संसद में जाके जब श्वान लेकर पहुंची थी, उन्होंने कहा था काटने वाले तो पार्लियामेंट के अंदर है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस उनके बयान का समर्थन करती है क्या? आदरणीय भार्गव जी ने जन सुरक्षा को लेकर, बच्चों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा व्यक्तिगत तौर पे कि मेरी निजी व्यक्तिगत राय है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन डॉग बाइट्स को लेकर हमने जो पूर्व से योजना चलाई है, निश्चित रूप से कुछ समय शेष है जो जिनके वैक्सीनेशन हो गए, बर्थ कंट्रोल की तरफ वो आगे भी बढ़ रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इससे निजात पा लिया जाएगा। शेल्टर होम की बात करें अगर व्यास साहब, राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए, इंदौर की बात करें, तो क्या कभी इसके आंकड़े आते हैं कि शेल्टर होम में कितने डॉग्स हैं, कितने डॉग्स की, जैसे कि आपने चिप जो प्रक्रिया वो आगे अमली जामा पहना जाएगा, क्या अभी तक कोई चिन्हांकन है कि कितने डॉग जो मार्केट में घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, उनमें वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, उनकी नसबंदी हुई है नहीं हुई है? कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई ऐसा? ओवरऑल 10 लाख के आसपास डॉग्स हैं और उनको चिन्हित किया गया। हर बड़े शहर में 5 शेल्टर्स की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर में व्यवस्था है सुचारू रूप से 450 करोड़ रुपए की लागत उसमें आनी है, भोपाल में, जबलपुर में, इसीलिए मैंने चारों शहर और मुख्य शहरों में ज्यादा और जो छोटे शहर है उनमें कम, ये प्रारूप बनाकर सरकार कार्य कर रही। और निश्चित रूप से इसलिए मैंने कहा कि मैं आशान्वित हूं जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है और कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं खामी रह जाती है, व्यवस्था नहीं रहती है कहीं कहीं नहीं, जैसा कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो रहा है, आप खुद अचंभित हैं, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। नहीं, गड़बड़ी की तो सीमा नहीं है। जिस तरह से हमको दोनों चीजों का पालन करना है, जीव दया को भी देखना है, वैक्सीनेशन भी करना है, बच्चों की सुरक्षा भी करना है, सेंसिटिव एरियाज में अगर डॉग बाइट्स होती है तो वहां से उनको अन्यत्र स्थानांतरित भी करना है, क्योंकि स्पष्ट निर्देशन है, आप उनको जंगलों में या ऐसी जगहों पर नहीं छोड़ सकते। इसके कारण उन निर्देशों का भी पालन करना है। तो सभी निर्देशों का पालन करते हुए जीव दया और मनुष्यों का संरक्षण, इन दोनों को प्राथमिकता देते हुए जब कार्य करना है तो निश्चित रूप से कुछ विलंब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से तीव्र गति से कार्य हो रहा है, आने वाले समय में इससे मुक्ति मिलेगी। शिंपी जी, आज कुत्तों को लेकर क्या कुछ बयानबाजी हुई, यहां तक कि हालांकि दोहरे मीनिंग में बात कही गई है, लेकिन किस तरीके से संबोधन हुआ है सदन में आपने भी देखा, हमने भी देखा है, कितना मुद्दा तो संवेदनशील था, लेकिन मुद्दे को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या सही था? जिस तरीके भंवर सिंह आपके कांग्रेस के विधायक हैं वो बातचीत कर रहे थे, जिस तरह की भाषा का सभी को बोलूंगा, सत्ता पक्ष विपक्ष जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, आपको लगता है कि नसबंदी के मामले पर कुत्तों के मध्य प्रदेश काम कर रहा है? जैसे कि व्यास साहब तो कह रहे हैं कि काम हो रहा है, आप तो चिन्हांकन की बात भी कर रहे हैं कि चिप लेवल का उपयोग किया जाएगा कुत्तों को चिन्हांकन को लेकर, लेकिन उन्होंने रेणुका सिंह के बयान का भी हवाला दिया है जो कुत्ते को लेकर संसद के बाहर पहुंची थी, और बयान जो दिया उन्होंने, मुझे कोई पुनरावृत्ति की जरूरत नहीं है। आज के माहौल को उस पुराने बयान से कैसे लिंक करेंगे और कुत्तों पर कहां कुछ सरकार का फेलियर रहता है, क्या उनको भी जरा बताने की कोशिश करेंगे?
आदरणीय कपिल जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती है कि वो मध्य प्रदेश के बजट को 2 ट्रिलियन इकोनॉमी तक लेके जाने वाली है। वही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कुत्तों के प्रति वो बड़ी संवेदनशील है और जो एनिमल कंट्रोल प्रोग्राम इनके चल रहे हैं, बर्ड कंट्रोल प्रोग्राम्स, वो भी बड़ी संवेदनशीलता के साथ जमीन पर सुचारू रूप से चल रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इन्हीं के मंत्री को विधानसभा में ये बहाना नहीं देना पड़ता कि साहब हम एक तरफ तो डॉग लवर्स से परेशान हैं और दूसरी तरफ इनके मंत्री गोपाल भार्गव जी, जिन्हें कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताती रहती है, वो इस तरीके के संवेदनहीन बयान दे देते हैं कि साहब कुत्तों की नस्लों की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जरूरतमंदों को हम भोजन तक तो करा नहीं पाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप ये तो स्वीकार रहे हैं कि आपकी सरकार जरूरतमंदों को भोजन भी नहीं करवा पा रही है। आप स्वयं शेल्टर होम्स के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, शेल्टर होम्स अगर सुचारू रूप से चल रहे होते तो हमारे प्रदेश में जो डॉग लवर्स है ना, उनको आगे आकर जो आवारा हमारे कुत्ते हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। ये अपने आप में एक अघोषित कबूलनामा है कि जो सरकार है वो ना तो मध्य प्रदेश की जनता को लेकर संवेदनशील है और ना ही ये जो सरकार है वो कुत्तों को लेकर संवेदनशील है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट खर्च करने में और कागजों के ऊपर, चाहे वो कुत्तों की नसबंदी हो या फिर मध्य प्रदेश की जनता को स्वच्छ पानी मुहैया कराने की बात हो, देखिए कागजों के अंदर सब कुछ पुख्ता है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि आज कांग्रेस के एक विधायक को ध्यान आकर्षण में इस प्रश्न को भी चर्चा के अंदर लेकर आना पड़ता है और सदन के ध्यान को आकर्षित करना पड़ता है कि साहब ना तो आप भागीरथपुरा की जनता को स्वच्छ पानी मुहैया करा पा रहे हैं और ना ही आप मध्य प्रदेश के अंदर जो पशु हैं उनको संरक्षण प्रदान कर पा रहे हैं। तो जो 4,80,000 करोड़ का ऐतिहासिक पेपरलेस बजट ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, इनको ये भी तो बताना चाहिए ना कि इसमें भ्रष्टाचार ज्यादा रहता है और लोगों के ऊपर या पशुओं के ऊपर इस बजट को खर्च कम किया जाता है। आप ये बता दीजिए, अगर जो एंटी रैबीज वैक्सीनेशन है वो हो रही है तो फिर रैबीज के केसेस कैसे निरंतर सामने आ रहे हैं? आप कहां पर आवारा कुत्तों की टैगिंग कर रहे हैं? क्या आप उनकी ट्रैकिंग कर रहे हैं? कहां पर इसका भौतिक सत्यापन है कि आपने कितने कुत्तों की वाकई में जो है उनके ऊपर आपने वैक्सीनेशन किए हैं या फिर आप किसी तरह की नसबंदी के कोई कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चला रहे हैं? जमीनी स्तर पर तो ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखता है। और भोपाल और इंदौर तो बड़े शहर हैं, सौभाग्यशाली हैं जो सत्ता का ध्यान भी खींच लेते हैं, लेकिन अगर आप छोटे छोटे जिलों में देखेंगे कपिल जी, तो वस्तु स्थिति इतनी खराब है कि जो रेस्क्यू टीम्स बनी रहती हैं, स्पेशली जो गौ रक्षकों की टीम होती है, अगर किसी कुत्ते को कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता को उन्हीं के पास गुहार लगानी पड़ती है कि साहब आप इन कुत्तों को रेस्क्यू करिए, आप इनका ट्रीटमेंट करिए। लेकिन सरकार की तरफ से न तो कोई ऐसी पहल सामने आती है, न सरकार की कोई योजना जमीन के ऊपर कारगर दिखती है। आपने इंदौर, भोपाल के अलावा छोटे शहरों की बात की। चलिए मैं बात कर लेता, थोड़ा सा कर्नाटक की तरफ रुख कर लेते हैं जहां पर आपकी सरकार है। मैडम, कर्नाटक में 1 जनवरी 2025 से लेकर जो है जुलाई 25 तक के आंकड़े में पेश करूं, 6 महीने के आंकड़े हैं। वहां कहा गया है कि 6 महीने यानी कि 1 जून 2025 से लेकर और जनवरी से लेकर जून तक यानी 6 महीने का जो आंकड़ा है उसमें कहा गया है कि 6 महीने में कुत्तों के काटने से 2,30,000 से ज्यादा मामले सामने आए। रेबीज के 19 मौतें सामने आई हैं और रोज जो आंकड़न अमूमन बात की जाए तो 4408 मामले दर्ज होते थे, यानी कि लगभग जो इंदौर का आंकड़ा है 4500 करीब का, वो लगभग उसके आसपास आप भी हैं वहां पे। ये खाली मैं बेंगलुरु की बात कर रहा हूं, बेंगलुरु एक जिले की बात कर रहा हूं, बड़ा शहर की आपने बात की इंदौर भोपाल की, तो मैंने कहा कर्नाटक का आंकड़ा भी उठा लेते हैं। अब इन आंकड़ों को लेकर क्या कहेंगे? अगर आपकी सरकार वहां पर अच्छी काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, संवेदनशील सरकार है, तो ये आंकड़े क्या बोल रहे हैं फिर? देखिए कपिल जी, अगर मध्य प्रदेश में बैठकर हम कर्नाटक की स्थिति के ऊपर नहीं, सरकार तो आप बता दीजिए क्या इससे मध्य प्रदेश के अंदर सुधार आ जाएगा? हम बिल्कुल भी इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाइबल नहीं समझते हैं। नहीं, जहां की सरकार है वहां का भी आंकड़ा मतलब सुनिए शिंपी जी, आपने क्या किया कि आपने यहां की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन वहां तो आपकी सरकार थी, वहां पर भी तो हम देख रहे हैं हालात क्या है, उस पर भी बयान बनता है ना, मेरा आपसे जवाब बनता है। कपिल जी, आप ये बता दीजिए क्या कर्नाटक के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है और वो किसी भी तरीके से कारगर सिद्ध नहीं होती है, तो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते समय वो अपनी कर्नाटक की विफलताओं को गिनाती है या हिमाचल की विफलताओं को गिनाती है?
अगर मध्य प्रदेश में सरकार मध्य प्रदेश के विफलता है मुद्दों जी पर मैडम, ये क्या? बनती है तो मध्य प्रदेश में चर्चा भी मध्य प्रदेश के मुद्दों पर होनी चाहिए। हम कर्नाटक का और तो हिमाचल तुलनात्मक अध्ययन तो होगा ना मैम आपकी, जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप कितने अच्छे से काम कर रहे हो, उसका तुलनात्मक अध्ययन तो होगा कि नहीं होगा, बताइए आप मुझे। नहीं कपिल जी, अगर तुलनात्मक अध्ययन करने चले जाएंगे तो फिर बात बहुत लंबी चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कई पैमानों के ऊपर विफल हो जाएगी। क्या भारतीय जनता प्रेम व्यास पार्टी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं केस शाइनी अंकल करूंगा जी। यहाँ पर आया है व्यास जी, वही केरला सुन लेते हैं। के मामले में आगे चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में 180 स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। फिर आप चलिए। इस तरीके से भी तुलना कर लीजिए, आप लिटरेसी रेट की भी तुलना कर लीजिए, आप बस मैडम यही तो दिक्कत है शिल्पी जी, अगर उदाहरण मैंने आपकी सरकार का दे दिया तो आप तुलना करेंगे। दिस इज नॉट अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट। अच्छा मतलब नहीं, आपकी सरकार का अगर मैं वहां का एग्जांपल लेके आ रहा हूं तो आप पूरे तुलना मत करिए मैडम, वहां पे भी तो आपकी सरकार काम कर रही है, तो वहां पे विफलता क्यों हाथ लग रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यहाँ नहीं लेकर आ रहे कपिल जी, हम भी तो केरला का मॉडल या कर्नाटक या हिमाचल का लेके आइए ना। प्रेम व्यास आप कुछ कहना चाह रहे हैं, शिल्पी जी सुन लेते हैं। प्रेम व्यास जी, विफलता है। प्रेम व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम व्यास जी, कपिल जी ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देशन है और सभी राज्यों को है। अगर ये तुलना की बात करते हैं तो 18 महीने बता दिए कितने डॉग केसेस हुए, कितने उसमें जो है टीकाकरण हुआ। आप तो 18 महीने थे ना, 24 लगभग 20-22 सालों से आप ये नहीं, तो 18 महीनों की तुलना कर लीजिए। या कर्नाटका में जिसे आपने कहा वहां तो 1200 किसान भी मरे, उनकी तुलना भी करिए ना। तो जहां पर आपकी राज्य सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देशन नहीं दिए, ना तो वैक्सीनेशन के आंकड़े दिए, ना उन्होंने डॉग बाइट्स के बाद में उन्होंने क्या मुहैया करी सुविधाएं उसके आंकड़े दिए। दूसरा आपने कहा कि ये दोनों विषय, तो एक तरफ जीव दया की बात है और दूसरी तरफ मानव सुरक्षा की बात है, ये दोनों मुद्दे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से आपकी रेणुका चौधरी जी ने बयान दिया था सदन में, उसके लिए आपने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि मीठा मीठा था और कड़वा कड़वा खूब। अगर हमसे आपके राज्यों की तुलना किसी से बात की जाएगी तो आप जो है विफल हो जाते हैं, क्योंकि आपका मॉडल है वहां पर, आपके मॉडल के तहत लाखों लोगों को जो डॉग बाइट होती है, हजारों लोग डॉग बाइट से मर जाते हैं। मध्य प्रदेश का तो मैंने आंकड़ा दिया है, आप बताइए। चलिए व्यास साहब, शिल्पी जी व्यास जी में दोबारा पढ़ूंगा, सीधा शाइनी में करता हूँ। प्रदेश में क्या है, आप 20 साल में उस पर रिपोर्ट शिल्पी जी उस पर चर्चा चर्चा करते हैं। शाइनी में हम कर लेते हैं। शाइनी जी, जिस तरीके से आपने देखा है कि आज विधानसभा में क्या कुछ दूसरा दिन हंगामेदार रहा है, कुत्तों के मुद्दे, सारे मुद्दे एक तरफ और कुत्तों का मुद्दा एक तरफ था। क्या लगता है कितना संवेदनशील मुद्दा है और क्या सरकार की कमजोरी रही है, कहीं चूक रही है जिससे ये इस तरीका का मुद्दा जो है आतिफ अकील साहब को जो है सदन के पटल पर लाना पड़ा? कपिल जी, पहली बात तो गोपाल भार्गव जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही असंवेदनशील है। किसी भी जानवर है जो बोल नहीं सकते, वो अपनी बात नहीं रख सकते, उनके बारे में इस तरह से कहना बहुत ही असंवेदनशील है। और जहां तक मध्य प्रदेश में कुत्तों का, आवारा कुत्तों का जो आतंक हो रहा है, एक तरह से आतंक बोलूंगी मैं इसको, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनके चपेट में आ जाते हैं और इतनी बुरी तरीके से उनको अटैक करते हैं कुत्ते, तो ये बहुत सीरियस मामला है। इसको हम पॉलिटिसाइज ना करते हुए इसको सीरियसली सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये कुत्ते जो है वो अपने बारे में कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। वो आके आपको आंकड़े नहीं दे सकते कि हमारा हुआ नहीं हुआ, वैक्सीनेशन किया नहीं किया। वैक्सीनेशन करना, स्टेरिलाइजेशन करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैक्सीनेशन करने से रैबिस नहीं फैलेगा, अगर किसी को काटा तो वो चोट तो लगेगी लेकिन उसको रैबिस की बीमारी से बचा सकते हैं। और जहां तक स्टेरिलाइजेशन है तो पॉपुलेशन कंट्रोल करके। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स में क्या दिखाते हैं, पेपर्स में क्या दिखाते हैं कि हमने इसमें खर्च कर दिया, तो इतना ज्यादा लापरवाही एक तो, और दूसरी बात है इसमें बिल्कुल बहुत ही एक प्लान तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि पहले तो आपको शेल्टर होम बनाना है, शेल्टर होम में आपको एरिया बहुत चाहिए होते, इतने ज्यादा डॉग्स को रखना, उनको खाना देना, उनके लिए वेटनरी डॉक्टर्स को अपॉइंट करना, उसको रेगुलर उनका चेकअप होना, ये सब चीजें आप बस एक कागज पे नहीं कर सकते हो। एक काम करके दूसरा चीज नहीं करोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये सब पूरा एक साथ पैकेज में करना पड़ेगा कि आपको मतलब शेल्टर होम भी बना, और शेल्टर होम इतनी जल्दी बन जाएगा क्या? शेल्टर होम बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें एसी भी रखना पड़ेगा आपको। कुत्तों के जो कंडीशंस है, हवा, पानी, उनको सब चीज मिलना चाहिए। आप एक जो घूम रहे हैं, बाहर घूमते हैं, उनको अचानक से ले जाके एक कमरे में बंद कर देंगे, एक छोटा सा केज में बंद कर देंगे, तो वो वैसे भी मर जाएंगे। अनहाइजीनिक सिचुएशन रहेगा वहां पे, कितना किस तरह से वहां पे जो गंदगी है
वो कैसे साफ करोगे, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, हमारे जो पब्लिक है उनको भी अवेयर करना चाहिए, क्योंकि वो जो है कुत्तों से जो उनका प्रेम तो बहुत दिखता है, वो लाके खाना खिलाते हैं, डॉग्स को पैम्पर करते हैं, जब छोटे पपीज होते हैं वो लाके रखते हैं, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको देखते नहीं है। तो अगर आपको डॉग्स पालने हैं तो आपको उसको पूरी तरीके से पालना चाहिए, ना सिर्फ मतलब अपना छोटे थोड़े टाइम के लिए जो फन होता है अपने प्यार दिखाने का और उसमें आपको एक आनंद आता है तो आप वो करते हो। तो पब्लिक को भी एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत देखा जाता है कि लोग खाना खिला देते हैं, बच्चों को खाना खिलाने के लिए डॉग्स को बुलाते हैं, और वो एक तरह से न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है फिर उस सोसाइटी में। कई सोसाइटी में इसके वजह से झगड़ा भी होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत डॉग लवर्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो डॉग्स को हेट करते हैं। तो ये सब जो मुद्दा, और मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं करप्शन इतना हाई है। अभी एक खबर आई थी, धार जिले में एक गांव में 175 महिलाओं का स्टेरिलाइजेशन हुआ एक ऐसे हॉस्पिटल में। हाँ, 30 मिनट में आपने एक 170, तो आप डॉग्स की कहाँ बात करें। वहां पे इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में उनको रखा गया, उनके पास ना पलंग था, 2 मिनट में एक महिला का स्टेरिलाइजेशन करके आपने उनको नीचे जमीन पे सिर्फ एक चादर बिछा के लिटा दिया, और लाइन से लेटे हुए हैं, ना पंखा है ना उनको किसी तरह की फैसिलिटी है। और सिर्फ जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो एक बार एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट देता है, तो इसलिए हमें सबको एक साथ करना पड़ता है। तो ये कहाँ का लॉजिक है, हमें यहाँ ह्यूमन बींग्स को प्रॉपरली हम सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। गांव की महिलाएं हैं जो बोल सकती हैं, उनके भी आवाज आप दबा रहे हो, तो ये जो मतलब डॉग्स है वो कहाँ अपने आवाज उठाएंगे। तो ये तो एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और मुझे लगता है कि सभी लोग को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। प्रेम व्यास जी, एक सुझाव के तौर पर शाइनी में हमने साथ बातें भी रखी हैं, धार का एग्जाम्पल देते हुए, क्या कुछ सुधार किए जाएंगे आने वाले समय में व्यास साहब? देखिए, मुझे लगता है 2 बातें हैं। तो जल सुरक्षा की दृष्टि से मैंने जो बातें करी कि जितनी भी हम योजनाएं लेके आ रहे हैं और उसके लिए बकायदा बजट भी है, और बकायदा बड़े शहरों को चिन्हित किया, वहां कितने शेल्टर्स होंगे मैंने पूरी जानकारी दिया। और दूसरी तरफ सिर्फ राजनीतिक नौटंकी। आप जब पूछेंगे कि 18 महीने में क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। आप पूछेंगे इनके क्षेत्रों में क्या हुआ, इनके राज्यों में, कोई जवाब नहीं। एससी तक में इन्होंने दाखिल नहीं किया क्योंकि कोई योजना नहीं बनाई। हम तो बकायदा बता रहे हैं कि माइक्रोचिप्स लगाएंगे, किस तरह से बर्थ कंट्रोल करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात की जाए तो मुझे एक जिला बता दीजिए, चैलेंज कर रहा हूं, कि जहां पर वैक्सीन का अभाव हो या जहां पर लोग सड़कों पर ना आए कि उनको वैक्सीनेशन नहीं मिला। मैं बड़े शहरों को तो आप छोड़ दीजिए, हर शहर में ये व्यवस्था और छोटे जिलों में भी सुचारू रूप से वैक्सीनेशन पहुंचाई जा रही है, वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, और लगभग 3 से 4 घंटे में सभी जगह पर वैक्सीनाइजेशन सुबह या शाम के चिन्हित समय पर हो भी रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से सरकार कार्य कर रही है। हम समाधान पर कार्य कर रहे हैं और ये संवेदनाओं की नौटंकी पर कार्य कर रहे हैं। जिस तरह के बयान दिए गए, रेणुका चौधरी जी के बयान में एक शब्द नहीं दिया, उसके बाद में जो भंवर सिंह जी उनका बयान हमको ठीक लगता है, मतलब ये बयान संवेदनशील है। और अगर कोई मंत्री ये कहता है कि व्यक्तिगत बयान है मेरा, तो वह संवेदनशील हो जाता। लेकिन एक व्यक्ति जो जिस तरह से सांसदों के लिए शब्द अपनाया जाता है कि काटने वाले अंदर, उन पर एक शब्द नहीं, तो मुझे लगता है संवेदनाएं मृत प्राय हो चुकी है। लेकिन हम दोनों दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। जीव दया अपना विषय है और मानव सुरक्षा अपना विषय है, इन दोनों विषय, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, तो तीनों को फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश में कार्य किया जा रहा है। और मैं आपको क्रमवार आंकड़े दे सकता हूं, इंदौर में कितने वैक्सीनेशन हुए, उसके बाद कितने जो है शेल्टर्स के लिए निर्माण कार्य कहां पर हुआ है, किन किन एरिया को सेंसिटिव घोषित किया है, भोपाल में, जबलपुर में, उज्जैन में, ग्वालियर में, ऐसे पूरा डाटा है हमारे पास। तो मुझे लगता है उस डाटा को प्रदर्शित भी किया है। लेकिन जिन लोगों की संवेदनाएं मृत हो चुकी है, जो सिर्फ उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, निश्चित रूप से ना तो उनको अपना बयान प्रदर्शित हो गए, ना अपने राज्य और अपने राज्य के समय पर कहां दोनों पक्ष कहां कमजोर हैं? दोनों पक्षों ने भरपूर बयानबाजी की है। के शाइनी में हम कुछ कह रही हैं? जी शाइनी जी। जी व्यास जी, वैक्सीनेशन जहां तक आप बोल रहे हो डॉग्स को किया जाता है, उसके बाद भी अगर डॉग्स को काटेंगे तो लोग इंजर होते हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो काटने से मतलब कभी मौत भी हो जाती है। जरूरी नहीं कि उनको रैबिस होगा तो ही वो मतलब उनको इंजरी होगी, है ना। तो ऐसे में अगर हम बोलते हैं वैक्सीनेशन करके हम कुत्तों को छोड़ देंगे अगर सड़क पे, तो भी ये मतलब जो है काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो शेल्टर होम बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको शेल्टर होम में नहीं रखेंगे और स्टेरिलाइजेशन नहीं करेंगे तो पॉपुलेशन उनका बहुत मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए इसका एक जो सिर्फ वैक्सीनेशन करने से काम नहीं होगा, ये मेरा एक कहना है। सुझाव नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि जन सुरक्षा प्रथम दृष्टया और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो जन सुरक्षा है, और उसके साथ में वैक्सीनेशन, ताकि जो फर्दर, क्योंकि अगर एक बार एक रेबिस का पेशेंट आता है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लगभग 40 से 50 हजार रुपए खर्च आता है, लगभग 1 लाख रुपए दवाई भी नहीं मिलता है डॉक्टर साहब व्यास जी हॉस्पिटल। तो बच्चे अगर रैबिस का अगर डॉग बाइट हो जाता है तो उसके लिए उनके पास वहां पे वैक्सीन इंजेक्शन भी नहीं मिलता है।
नहीं, वैक्सीनेशन होने के बाद भी वास्तविकता में अगर वो फैल जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं, इसीलिए प्रयास किया जा रहा है कि वो फैले ही ना, जहां पर भी वाइट होता है रेबिस ना फैले, दूसरी तरफ बिल्कुल सकारात्मक पहल की आशा करते हैं। साफ सकारात्मक। लास्ट प्रतिक्रिया शिंपी जी आपकी लेंगे। क्या कुछ है, कहते हैं कि सही विपक्ष वही जो सरकार को सही रास्ते पर चलाने में कारगर साबित हो, विपक्ष की भूमिका में होते अगर फिर भी आने वाले समय में यह मामला शांत नहीं हो, तो आपके विधायक ने आज मामला उठाया है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए कपिल जी, कांग्रेस तो निरंतर हर जनहित के मुद्दे को लेकर प्रश्न उठा ही रही है विधानसभा के अंदर। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास में उसका कोई स्पष्ट जवाब तो होता नहीं है, और हमारे काबिल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम व्यास जी जो दलीलें रख रहे हैं, इनकी सारी दलीलों को स्वयं इन्हीं के विधायक खारिज कर देते हैं जब वो इसके ऊपर डिफेंसिव हो जाते हैं और कहते हैं साहब कुत्तों की नस्लों की जरूरत नहीं है। जितनी तैयारी के साथ ये डिबेट में आते हैं, अगर उतनी तैयारी के साथ इनके विधायक विधानसभा में चले जाते तो शायद ध्यान आकर्षण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कांग्रेस के विधायकों को। नहीं, आप बहुत काबिल प्रवक्ता, आप कहते हैं आपके विधायकों को आपसे सीखने की आवश्यकता है, लेकिन विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दलीलें कारगर शिल्पी जी सभा का हालांकि बता दूं बयान में तो आपके नेता भी पिछले भवन सिंह साहब ने भी कहा है कैलाश साहब को किया कुत्तों के प्रभारी मंत्री, हमें आज पता चला है बयान में तो कोई पीछे नहीं रहा है। खैर हमने भी देखी विधानसभा की कार्यवाही। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए कैश शाइनी जी आपका, शिल्पी अग्रवाल जी आपका, साथ ही प्रेम व्यास साहब आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के दूसरे दिन जो हंगामेदार आसार बने हैं कुत्तों के मुद्दों को लेकर, यहां हर एक नेता ने चाहे सत्ता पक्ष का चाहे विपक्ष का हो, किसी ने कोई कोरी कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन बेजुबान जानवरों का कसूर क्या है? यह कसूर तो हम और आपका है जो अच्छे से हम इनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी इनको नीड, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो चाहे शेल्टर को लेकर हो, हम कमजोर हैं, हम इनको वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आज वे जो है इंसानों के लिए खूंखार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे देखना होगा कि आज विधानसभा की कार्रवाई के बाद सरकार क्या कुछ रुख अपनाएगी, क्या कुछ व्यवस्था इन डॉग से निपटने के लिए की जाएगी, डॉग बाइट्स के मामले कैसे कम होंगे, रेबीज के मामले कैसे कम होंगे, तमाम पहलुओं पर जो देखना होगा कि आने वाले समय रिजल्ट क्या कुछ होंगे। फिलहाल के इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।